इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। और लिखते हैं एक करके इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता देते हैं। जितने भी शुरू में लिख रहा हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले क्या है, पहले रिवाइज करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के पॉइंट। हमने पीछे पढ़ा है F इक्वल टू क्या होता है क्यू ई, ठीक है ना। F इक्वल टू क्या होता है क्यू ई। और हमने पीछे पढ़ के आए पहला पॉइंट डाल दूसरा पॉइंट डालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर, या फिर इसे ऐसे भी लिखा है तो के वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, मगर मैं यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम पीछे जो पढ़ते हैं क्या पढ़ के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है के क्यू कैपिटल वाला आता है अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है। ये सारे क्या थे स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी थे, ठीक है ना। ये सारे क्या थे वेक्टर थे। अब जो यहाँ पढ़ेंगे हम सबसे पहले क्या लिखो u इक्वल टू क्या हो जाएगा q इंटू में v। q u क्या है एक जो क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। एनर्जी इक्वल टू q क्या चार्ज, v क्या पोटेंशियल, ठीक है ना। ऐसे यहाँ सेकंड क्या हो जाएगा u इक्वल टू k q स्मॉल q बाई r। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, के क्या है जो यहाँ पे था, और क्यू क्या है वो सब सेम है। बस यहाँ पे नीचे क्या आता है एक आ आता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है आर स्क्वायर आता है, ठीक है ना। सेम वही फॉर्मूला बस आर एक आता है। तो इसको क्या कहते हैं यू को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता है के क्यू बाई आर, ठीक है ना। ये वी क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कहीं पे भी निकालोगे तो पोटेंशियल है। वी क्या है पोटेंशियल, और के क्यू बाई आर इसका फॉर्मूला तो सेम ऐसे ही होता है। बस यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक आर दो आर थे, यहाँ पे क्या था एक आर। सेम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था के क्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सेम है, बस एक आर यहाँ से कम हो जाता है तो ये कम हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये याद रखना ये सारे क्या है स्केलर क्वांटिटी है। क्या है स्केलर है, मतलब डायरेक्ट जोड़ देंगे, इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते थे। इसको जैसे डायरेक्शन के साथ लेना होता है वो बताना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे कुछ पॉइंट लिखवाते हैं, अब ये खत्म हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है ना। पिछले चैप्टर का था यहाँ से इस चैप्टर का पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब सपोज करो यहाँ पे कुछ कोई चार्ज था उसको हम घुमा के वापस यहीं पे लाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा जो डेल्टा यू होगा वो क्या हो जाएगा जीरो, चेंजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो। और क्या होगा डेल्टा वी चेंजिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा जीरो, और बर्डन भी क्या हो जाएगा जीरो। ये क्या हो जाता है कंजर्वेटिव हो जाता है। ये भी समझ में नहीं आएगा, अभी समझाऊंगा, क्योंकि बर्डन का फॉर्मूला क्या होता है क्यू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी जीरो तो डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा वैल्यू, समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है अब आ जाओ यहाँ पे सपोज करो क्या है डिस्टेंस, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है माइनस क्यू। इस चार्ज को मैंने यहाँ से यहाँ पे लिया है, ये डिस्टेंस जो इसके बीच की थी ए थी, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे लाया हूँ जब तब भी यहाँ पे माइनस क्यू जो लाया उठा के यहाँ से, इसकी भी डिस्टेंस क्या है ए है। तो यहाँ पे बर्डन पूछता बताओ बर्डन क्या हो जाएगा, तो बर्डन क्या हो जाता है जीरो। क्यों जीरो हो जाता है हमें पता है बर्डन का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पोटेंशियल निकालोगे, यहाँ पे पोटेंशियल निकालोगे सेम आएगी, माइनस हो जाएगा डेल्टा वी है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल तो सेम ही है, तो माइनस का साइन आएगा कैंसिल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी जीरो। तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है, तो वर्ड में क्या जाता है जीरो, ठीक है ना। अभी इसके फॉर्मूले लिखते हैं, एक मिनट रुको यहाँ पे
चेक करते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा साथ में। सही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये वर्गन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हो तुम, इस पर पी वाई को आया है, ठीक है ना, बताता हूँ क्या है। तो एक तो इसे ऐसे लिख सकते हो, इसमें क्या लिखा मिला सेकंड में, देखो वर्गन बराबर क्या होता है क्यू डेल्टा वी। ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो अभी आगे आएगा, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाती है ना, वही वाला केस है। क्यू डेल्टा वी होता है वर्गन इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। और हमें पता है क्या वर्गन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये कहाँ पढ़ते हैं हम भैया, चलो क्यों रहा है। वर्गन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये कहाँ पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में। अब हमें पता है, अभी पढ़ा क्या, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है ना, कॉस थीटा एफ एस कॉस थीटा होता है ना। तो क्यू ई एफ के जगह पे क्या गया, क्यू ई और एस कॉस थीटा, इस पे एक क्वेश्चन गया हुआ, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला, एफ वर्गन इज इक्वल टू क्यू ई एस कॉस थीटा। उसमें क्या दिया था, इसकी वैल्यू दी थी पी वाई क्यू है, वर्गन की वैल्यू दी थी, क्यू की वैल्यू दी थी, ई पूछा था हमसे, और एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी थी, कॉस थीटा दिया हुआ था। ये पूछी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में पी वाई क्यू आया हुआ, ठीक है, इसी चैप्टर में। और क्या हो जाएगा, ये हो गया फॉर्मूला। और ये इस पे आया था क्वेश्चन, क्या था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो क्यू डेल्टा वी होगा ना, वो फिर बराबर हो जाता है इसके हाफ एम, वो तो क्वेश्चन में जब आएगा उसके हिसाब से करते हैं। तो उसमें ये दिया था ऐसे, क्यू की वैल्यू दी थी, चार्ज की वैल्यू दी थी, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल पूछा था, मास दिया था, और वेलोसिटी दी थी। तो ये निकल जाएगा ना, इसको क्या करेंगे, क्यू को इधर भेज देंगे और सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। इस पे पी वाई क्यू आया, इस फॉर्मूले पे, और इस फॉर्मूले पे भी पी वाई क्यू आया। इस वाले फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, इस वाले फॉर्मूले से डेल्टा भी पूछा था, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना। इस करते इतने से ये वाला पॉइंट अभी आगे भी आएगा कि पोटेंशियल सरफेस में। अभी क्या याद रखना, वर्गन बराबर क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। क्यू क्या है, चार्ज, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। और ये वाला फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया। वर्गन हमें पता है एफ डॉट एस होता है वर्गन वाले चैप्टर से, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा वर्गन बराबर। अब वर्गन को क्या लिख सकते हो, एफ की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू ई, यहाँ से तो क्यू ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये वाला पहले चैप्टर से, इस चैप्टर का है। चल रही है नहीं रिकॉर्डिंग, वो चेक कर लेंगे। अब आ जाओ पहले तो कुछ और पढ़ते हैं, है ना। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे लगभग 4 पी वाई क्यू है। इसके अभी पूरा खोल के लिख रहा हूँ, 4 पी वाई क्यू आने से। इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू, अब एक्स वाई और जेड के टर्म में लिखेंगे, मतलब ऐसे माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना, लंबा फॉर्मूला है ना, इसलिए इसको कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस साइन लगाओ, डी वी एक्स के टर्म में, डी एक्स, ये किसमें आएगा, आई कैप में, प्लस डी वी, ये डेल्टा लिखते हैं टीचर लोग, ये जो भी पढ़ाते हैं कोई और, मैं डी वी से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डी वाई प्लस ये किसमें आ जाएगा, जे कैप में, डी वी बस अपॉन में डी जेड के। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पोटेंशियल का, एक्स जो डिस्टेंस हो, मतलब आई कैप एक्स एक्सिस के लो, डिफरेंशिएशन करें पोटेंशियल का वाई के लो, तो ये गैप निकल आएगा, और डिफरेंशिएशन करें जेड के लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल आएगी के कैप में, मतलब कि जेड एक्सिस में, ठीक है। इस पे 4 पी वाई को आए दोनों कॉन्सेप्ट पे, 4 से भी ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है ना।
यहाँ पे देखो एक बात और याद रखनी है, जो माइनस साइन है कैलकुलेट करना है, जो माइनस साइन नोट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिक्रीजेस, ऑलवेज भी लिख सकते हो आगे, पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे दो बार पीवाई की बात चुका है वाली लाइन पे, दो से भी आता था। वो क्या करता है ना, क्या पहले देखो, जो पोटेंशियल होगी वो डिक्रीज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या करता है, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है का डायरेक्शन है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। तो कहता है, बताओ तुम लोग बताओ कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगी। हमें पता है पोटेंशियल जो होगी वो डिक्रीज करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा ए पे, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम, और इन दोनों के बीच में होगा पोटेंशियल। मतलब जो इधर होगी पोटेंशियल के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी, तो इसके पोटेंशियल को कैसे लिखोगे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, जो दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल एट ए ज़्यादा होगा, फिर पोटेंशियल एट बी, और सबसे कम पोटेंशियल क्या होगा, सी पे। तो ये पी वाई जो है वो पूछ ऐसे फिगर दिया था, पूछा था बताओ पोटेंशियल सबसे कम कहाँ पे है, सॉरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा होगी ना, इससे तो दूर है। डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल कम होती है, तो मैक्सिमम आप होगी बी ए पे, ठीक है। ये पी वाई को आया, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है ना। इस वाले पे, इस पे दो पी वाई को आने हैं, एक 2023 में आया था, 22-23 में। इस पे पी वाई को आए हुए सारे कर चुका हूँ, ठीक है ना। अभी अब ये हो गया, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, बर्डन जीरो। इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, बर्डन क्या होता है, जीरो, हमें पता है सबको। मगर कैसे होता है, बर्डन क्या होता है, जीरो, ये होता है जीरो, ठीक है ना। पहले आप लिख लो, डेल्टा यू भी क्या होता है, जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बर्डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। और ये वाले पॉइंट भी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, शायद ये भी पीवे क्यों आ चुका है, ये तो आता ही रहता है। और ये बर्डन जीरो क्यों है, क्योंकि ये क्या हो गई, क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है बर्डन बराबर क्या होता है, क्यू डेल्टा। जब ये जीरो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, तो ये भी क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। ये होगी सारे पॉइंट, ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एक पोटेंशियल सरफेस के, मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, वर्ड एंड हो जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये हो गया, अब क्या था, कंडक्टर, इसी पे कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होगा ना, कंडक्टर में जैसे ये मान लो क्या, कंडक्टर की क्या है, स्पीड, अबे चल यार, ये चलता क्यों नहीं भाई, मैं गलत इस्तेमाल करता हूँ इसको, ये तो खत्म हो गया है। कंडक्टर, ठीक है ना, ये ना, तो इसमें क्या होगा, जो चार्ज होगा क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड मतलब चार्ज जो होता है कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है, जीरो। ये क्या है, कंडक्टर मान लो कोई प्लेट है, प्लस प्लस, इस पे चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे, हमें पता है कंडक्टर में चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे, तो चार्ज अंदर क्या है, जीरो। अब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, अंदर जीरो, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और क्या, पोटेंशियल होगी, ठीक है ना, पोटेंशियल होगी, वो कितनी होगी, रिमेन सेम या कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, इनसाइड, और सरफेस पे बराबर रहती है, इस पे पी वाई को है वो, ये भी पी वाई पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है, जीरो, और पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है,
कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। मान लो जैसे ये इसका आर रेडियस है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा इनसाइड सरफेस, तो पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वही क्या होता है इनसाइड। ये भी आगे पढ़ाऊंगा अभी, मगर ये किस केस में होता है, उस कंडक्टर में, तो क्या हो जाता है के क्यू बाई आर हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है जीरो। क्यों जीरो होती है, क्योंकि अंदर चार्ज जीरो होता है, और पोटेंशियल क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, कितना के क्यू बाई। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना। इस पर डिफरेंशिएशन करके निकालने रहते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इम्पोर्टेंट पार्ट वन ही चल रहा है, मिटा दिए वैसे ही गलती से, ठीक है। अब आया, अब क्या पढ़ेंगे, हमें पता है टॉर्क, ये पीछे पढ़ा चुका हूँ पहले वाले चैप्टर में। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिख रहे थे, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है ऐसे, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ई क्या है यहाँ पे, पी से टॉर्क, पी से क्या हो गया डाइपोल मोमेंट, ई से क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ये भी पी वाई क्यू, ठीक है ना। ये ऐसे क्या है आया होगा तो चल यार। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है पी क्रॉस ई। तो हमें पता है ई रहता है साथ में, क्रॉस का साइन आता है, तो ये क्या होता है ई साइन थीटा। मैं शायद से गलत यूज कर रहा हूँ, इसे ऐसे थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा बेंड करता हूँ एक मिनट, अभी लिखा जाएगा सही से, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है पी क्रॉस ई, नहीं अभी भी तो नहीं चल पाएगा, पी ई साइन थीटा, ठीक है ना। अब आ जाओ कहाँ पे, ये पी वाई क्यू, ठीक है ना, पिछले चैप्टर में बताया था। अब क्या टॉर्क हो गया यू पोटेंशियल एनर्जी, यू इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस पी ई साइन सॉरी कॉस थीटा। इसको भी ऐसे मतलब को नीचे लिखेंगे पी कॉस। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है पी क्रॉस ई, और जो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है माइनस पी डॉट ई, ठीक है ना, माइनस पी डॉट ई। अब इसको कैसे लिख सकते हो, इसी को यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई डॉट रहता है तो क्या आता है कॉस का कॉस आता है पी ई कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे 4 की बाई का भी जो मैं लिख पाऊंगा, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, इस पर पढ़ेंगे हम स्टेबल, चल नहीं रहा यार मार्क कर, केस पढ़ेंगे अलग अलग, थीटा पे रखेंगे। तो अभी तो बस याद रखो क्या टॉर्क बराबर क्या होता है पी साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है यू बराबर क्या हो जाता है माइनस का पी ई कॉस थीटा, ठीक है। ये याद रखो, चल नहीं रहा यार। अब चलो स्टेबल, स्टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और पोटेंशियल कह रहा हूँ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा ऐसे, मतलब थीटा क्या हो गया यहाँ पे भी जीरो। थीटा जब जीरो होगा तो अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू रख दो, तो टॉर्क क्या आ जाएगा पी ई साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे जीरो, तो साइन जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब क्या क्या निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू वो कितनी आ जाएगी माइनस पी ई कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, तो क्या आ जाएगा माइनस पी आ जाएगी माइनस पी ई। और ये याद रखना ये जो जीरो डिग्री पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है मिनिमम पी वाई क्यू आर होगा, ठीक है ना। ये पी वाई क्यू है, क्या होती है माइनस पी, क्या होती है माइनस पी, कहाँ पे जीरो डिग्री पे पी वाई, ठीक है ना। और जितने भी अभी हम केस पढ़ रहे हैं ना इसमें क्या है स्टेबल होगी, अब कौन सा पढ़ेंगे अनस्टेबल, अनस्टेबल कब होगी, तो जो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
और डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, पीछे ऐसे। तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, यानी टेबल का कितना है। अब थीटा 180 हो गया, इस फॉर्मूले में आपको टॉर्क निकल के आ जाएगा। टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टॉर्क क्या निकल के आएगा 0। ठीक है, अब क्या निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इस फॉर्मूले में रखेंगे माइनस पी ई कॉस कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का पी आ जाएगा। ठीक है, प्लस का पी आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, कहाँ पे, जब थीटा क्या हो 180 डिग्री हो। ठीक है, अब एक और केस बचा, जब एंगल क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में जब एंगल कितना होगा जी 90 डिग्री होगा। एक केस बची है जब 90 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट कितने पे होगा 90 डिग्री पे। तो थीटा यहाँ पे क्या रखोगे इस बार 90 डिग्री। तो टॉर्क इस बार क्या आ जाएगा मैक्सिमम, क्यों, फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू पी sin थीटा, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो पी आ जाएगा। तो टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम पी। बाकी सारे केसेस में क्या था 0 था, जो थीटा 0 पे 180 पे, मगर 90 पे क्या आएगा मैक्सिमम। और यहाँ पे जो यू आएगा पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, फॉर्मूले में रख दो माइनस पी ई कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यू पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 0। समझ में आ रहा है ना, ये पी वाई क्यू है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पे जितने भी केस पढ़े ना इसमें हमेशा याद रखना फोर्स क्या होता है 0। तो क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि बताओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो मोमेंटम है, सॉरी मोमेंटम क्या है, डाइपोल मोमेंट है, वो किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो बताओ फोर्स कितनी हो जाएगी और क्या कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो फोर्स हमेशा क्या रहेगी 0 ही, और क्या हो जाएगा यू क्या हो जाएगा मिनिमम, यही पूछा था पी वाई क्यू डायरेक्ट। इसमें बहुत सारे पी वाई क्यू हैं, ठीक है ना, इस वाले पे भी। और एक फॉर्मूला याद रखो, जब चेंज पूछे ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लगाना है पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इस पे बहुत सवाल है। ठीक है ना, जब वो चेंज पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर वो बस पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो ये वाला लगाना u इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा, इसमें माइनस नहीं आता है। ठीक है ना, फॉर्मूले में आगे इसमें आ रहा है, यह ध्यान रखना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए इस पे और इस पे। ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले पे क्या करता है वो, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ऐसे है, और शुरू में क्या कहता है ऐसे ही है डाइपोल मोमेंट। फिर क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है सेम, और एंगल कितना हो गया अभी दोनों के बीच में मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम क्यों बोल रहा हूँ पी से, हमेशा है ना पी से, डाइपोल मोमेंट कितना हो गया 90 डिग्री एंगल बना दिया। बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला ये वाला बता रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 कितना है, यहाँ पे थीटा कितना है 0, तो cos 0 डिग्री माइनस cos कितना 90 डिग्री, सोल्व कर लो पी ई cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा पी ई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा पी। यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2 बार की वैल्यू, देखिए आ भी रहे हैं इसमें, आ नहीं रहा इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा दे रहा हूँ अभी। ठीक है ना, नहीं आ तो रहा था, पी बराबर क्या हो जाएगा 0, पी बराबर 0 नहीं होगा, डेल्टा यू बराबर पी आ जाएगा। ठीक है ना, 2 बार पी मिल रहा है। जब चेंज पूछे तो हमेशा याद रखना पी को ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा लगाएंगे, और अगर बस पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा होगा क्वेश्चन में तो क्या लगाएंगे माइनस पी ई cos थीटा। इस पे इसी जो मैंने पूरा पढ़ा है इस पे कितने क्वेश्चन आए 4 पी वाई पे, 2 तो मैंने कराई थी और 2 और है। ठीक है ना, वो इस फॉर्मूले पे होंगे इसी पे होंगे। ठीक है ना,
और एक ने 3 करा दी ना मैंने, 2 तो पी वाई क्यू बताए, और एक जिसमें 4 0 हो जाता है और मिनिमम हो जाता है, मिनिमम वो वाला। ये सारे हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब क्या बचा? हाँ, क्या बचा? इसको कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पे पढ़ी थी और यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ी थी कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। पूरा नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन पे क्या पढ़ा था हमने, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या आया था, 2 kp अपॉन में आर क्यूब। और इक्वेटोरियल पे क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है ना, kp अपॉन में क्या आया था, आर क्यूब, ठीक है। और एट एनी पॉइंट वाला भी लिखवाया था मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। तो ये कितना आ जाता है, के पी अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे क्या हो जाती है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या हो जाती है, जीरो। याद रखना, ये इस चैप्टर का, ठीक है ना, जो मैंने पढ़ा। पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के पी अपॉन में आर स्क्वायर, पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू जीरो। और एक अगर किसी जनरल पॉइंट को पूछ लेगा, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था जनरल पॉइंट के लिए, और यहाँ पे जो वी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर पूछ लेगा एट एनी पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इस पे पी वाई क्यू आया हुआ है, इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो इससे। देखो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे डाइपोल है, यहाँ एक्स पोजीशन पे, तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, वही 1 होती है ना। तो कोस 0 की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, के पी अपन आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इक्वेटोरियल पोजीशन का मैंने बताया था ऐसे होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पिछले चैप्टर में, ये एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, 0, ठीक है ना। पी वाई क्यू क्या आता है इसमें, पोटेंशियल शायद पूछा था जहाँ तक मुझे याद है, के की वैल्यू 9 × 10⁹ रखेंगे। पी पी क्या है, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दे रखी थी, कोस की वैल्यू कुछ दे रखी थी, टी की 60 डिग्री शायद ऐसे कुछ, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू दे रखी थी, फॉर्मूला पुट कर देंगे आंसर, ठीक है। तो इसको इससे याद करना आसान रहता है, मैं ऐसे याद करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल क्या होता है, 2 kp अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या हो जाता है, 2 हटा दो बस, तो kp अपॉन में आर क्यूब। अब क्या करो, एक नीचे आर हटा दो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सॉरी एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या हो जाती है, तो हटा दिया एक आर नीचे से, तो क्या हो गया, kp अपॉन में आर स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या हो जाता है, 0। और किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो पोटेंशियल, तो क्या हो जाता है, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सारे हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पे क्वेश्चन आते हैं, कल आया था पिछले चैप्टर में, ठीक है। अब क्या बचा, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू होलो होलो स्फीयर, ठीक है ना। और मेरे को कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर, हाँ ये। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे निकालेंगे, जब आर बराबर क्या होगा, आर, या ऐसे नहीं, इसमें ऐसे लिखेंगे, ये मैंने वहाँ पे ऐसे लिखवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वी इनसाइड, पोटेंशियल जो इनसाइड होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर, ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा, वी, ऐसे इक्वल करके लिख दे रहा हूँ, के क्यू बाई
आर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इससे पी वाई क्यू आया हुआ है, ठीक है ना। क्या करता है वो, अभी बताऊंगा क्वेश्चन में, अभी पहले आगे वी इनसाइड हो गया, वी सरफेस का लिख ही दिया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, वी सरफेस इक्वल टू ब्रैकेट में इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। तीसरा क्या है, वी आउटसाइड, पोटेंशियल आउटसाइड कितना हो जाएगा, आउटसाइड क्या हो जाएगा के क्यू, अब आर क्या हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है ना। इसका ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, और ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका, पोटेंशियल और आर का। तो देखो सरफेस और इनसाइड पे बराबर है कितना, के क्यू बाई आर कांस्टेंट है, ये पीछे भी अभी मैं पढ़ा के आया हूँ, ये ऐसे हो जाएगा। ग्राफ किसके बीच में है, ये पोटेंशियल, ये क्या हो गया सरफेस पे, सरफेस या इनसाइड पे, और ये क्या हो गया आउटसाइड, और ये किसके लिए ग्राफ है, होलो होलो स्फीयर, या फिर इसी को होलो की जगह क्या लिखा है, या फिर कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से पढ़ेंगे, ड्यू टू होलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर कह लो या कुछ और लिखते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिखो, ड्यू टू इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, या फिर इसी को क्या लिख लो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब ऐसे क्वेश्चन में लिख के देगा तुम्हें, ठीक है ना। तो पहला क्या निकालेंगे, इनसाइड, तो इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, और मैंने इस पी वाई के जितने भी किया उस पर कहीं दिखा भी नहीं मुझे इस पे क्वेश्चन, तो इसको मैं देख के लिख रहा हूँ, अभी याद भी कर लूँगा मैं थोड़ी देर में, ये कल ही याद कर लूँगा, अभी मैंने याद किया। इस पे पी वाई मुझे कोई दिख नहीं, वी इनसाइड इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर क्यूब, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मगर वो मैंने याद कर रखा है इसका, 3/2 आर स्क्वायर माइनस में 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जाओ, ये तो इनसाइड होगी, सरफेस पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल, के क्यू बाई आर, ठीक है। आउटसाइड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आउटसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, ठीक है ना। सब कुछ ये वाला फॉर्मूला देखो सेम ही है दोनों में, बस चेंज कहाँ आता है इनसाइड वाले में, इसमें क्या होता है सरफेस के बराबर ही होता है होलो स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर में, और इसमें ये हो जाता है, ये याद नहीं करना है, मतलब याद कर भी सकते हो, मैं ये पी वाई के लिए लिखा, मगर इंपॉर्टेंट क्या है ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ पोटेंशियल और आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो जो इसका ग्राफ बनता है ना वो कैसा बनता है ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया इनसाइड के लिए, ये यहाँ पे इनसाइड का ग्राफ दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है आउटसाइड का, ये किसका ग्राफ है पोटेंशियल और आर के बीच में, किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहेगा या तो क्वेश्चन में, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर और क्या कह सकता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है ना। क्या करता है वो बताता हूँ, यहीं पे बना दिया, कहता है कि स्फीयर है, ये पी वाई क्यू है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है, उस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज दे रखा है, कह रहा है होलो स्फीयर है, ठीक है ना, ये कंडक्टिंग स्फीयर क्वेश्चन में, जो इसका जो इस पे पोटेंशियल है सरफेस पे वो दे दी 20 वोल्ट, तो बताओ इनसाइड कितना हो जाएगी इस पे पोटेंशियल, तो कितनी हो जाएगी 20 वोल्ट की जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगला टॉपिक, उसके मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ आता है मुझे, मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर, पहले टाइम देखो कि कितना हो रहा है, यार भी तो टाइम भी अलग अलग करना पड़ेगा, इसका ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है ना। पी आई के लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का टॉपिक,
इस पे दो पी वाई क्यू है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एडिट, ठीक है ना। देखो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पढ़ रहे थे, मान लो चार्ज Q1 इस पे 5 मान लो, Q1 चार्ज कितना है 5, और इसकी रेडियस क्या होती है, सेम होती है, तब ये केस लगता है, इसकी भी रेडियस के बाहर होगी, मतलब कि जो वो होगा शेप साइज वो सब एक सेम होता है, तब लगता है। इसको मान लो ये 10 मान लो, ठीक ना, 10 था, इस पे चार्ज, इस पे 15 चार्ज था, इसमें स्फीयर पे, और इस पे 15 चार्ज था। तो क्यों बताओ, जब इनको टच कर देंगे तो कितना हो जाता है, तो हम क्या करते थे, जोड़ देते थे, 15 15 10 कितना हो गया 25, डिवाइडेड बाई 2 कर देते, आधा हो जाएगा 12.5। तो टच करने के बाद इस पे चार्ज कितना आएगा 12.5, और इस पे भी चार्ज कितना आ जाता है 12.5। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज में होता है, ठीक है। मगर अब क्या करेंगे, वो रेडियस अलग अलग कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, तब सेम ऐसे नहीं करेंगे, ये तब करते हैं जब रेडियस सेम होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आया हुआ है, क्या है, दो मेटल स्फीयर है, ठीक है, पहले का रेडियस कितना है, दो मेटल स्फीयर है, ठीक है, ऐसे करते हैं, पहले का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, दूसरा जो स्फीयर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, आर गिवन। चार्जेस ऑफ, इस पे चार्ज कितना है -1 इंटू में 10 की पावर -2, इस वाले स्फीयर पे चार्ज है, इस वाले स्फीयर पे कितना है 5 इंटू में 10 की पावर -2। अब क्या कह रहा है, इफ these are connected by conducting wire the final charge on the bigger sphere। तो अब क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया किससे, वायर से, मतलब वही टच कर देते थे, इसमें अब क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है वायर से। तो बताओ कितना हो जाएगा चार्ज बिगर स्फीयर पे, इस पे चार्ज पूछ रहा है, फाइनल कितना आएगा। तो अब ऐसा मत करना बस इनको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस क्या है अलग अलग होगी, वो तब करते थे जब रेडियस सेम रहती। तो इनको पहले सबसे पहले क्या करो, जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू 10 की पावर -3, कितना जाएगा टोटल चार्ज 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -2 तो आएगा, ठीक है। अब इस पे चार्ज मान लो x आएगा, इस पे कितना आएगा, ये x 1 सेंटीमीटर है तो x मान लो, तो इस पे कितना आएगा 3x चार्ज आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ना। अब जो x की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -4 है ना, 10 की पावर -2 डिवाइड किससे कर दोगे, इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना जाएगा 4x प्लस 3x क्या होगा 4 होगा ना, टोटल कितना होगा यार 4 होगा ना, तो 4 से 4 कैंसिल, तो जो इस पे चार्ज आएगा बाद में ये इतना आ जाएगा, स्मॉलर पे आएगा ये, तो अगर पूछा हमसे इस पे कितना हो जाएगा 3 इंटू में एक्स की वैल्यू कितनी है ऊपर 4 इंटू में 10 की पावर -2 अपॉन में कितना होगा 4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, और क्या आएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 चार्ज आ जाएगा इस पे टच करने के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस पे पूछा है, फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर ये है 1 सेंटीमीटर रेडियस है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, तो बड़ा कौन सा होगा ये, तो इस पे पूछा है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2। आंसर देखिए 34 का भी सही है, ठीक है ना। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये कौन सा था 34 क्वेश्चन था, अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन क्या है 35, जो देख रहा हो वो कर लेना। क्या कैसे करना है, स्फीयर बनाना है, उसके जो रेडियस जो क्वेश्चन में कह रहा हो वो लिखना है, 1 सेंटीमीटर था, इसका 3 सेंटीमीटर था, चार्ज लिखना है इसका, जितना चार्ज इस पे था, फिर इसका चार्ज लिखना है, दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, 4 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। फिर जब अगर इस पे एक्स चार्ज होगा बाद में, तो इस पे कितना होगा 3x, क्योंकि इसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, इसका क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3x। अब क्या करो, जो चार्ज टोटल आया है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाई जो इनका सम से 4 आ गया, 4 इंटू 10 की पावर -2 टोटल चार्ज था अपन में 4 इज इक्वल टू, अब इसका चार्ज निकल गया इस वाले पे, अब इसका निकालना है तो 3 गुना ना, 3 इंटू में टोटल चार्ज अपॉन में क्या हो जाएगा 4, 3 और +1 क्या 4 डिवाइड कर दो, सेम। अब
अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पे 1 सेंटीमीटर कर दिया, 2 सेंटीमीटर कर दिया, और चार्ज क्या कर दिया 10⁻², और क्या कर दिया 5 इंटू में 10⁻², ठीक है। और रेडियस क्या कर दिया इस बार क्वेश्चन में, अगला जो की वही है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कर दिया। तो इसको पहले जोड़ लो, यहाँ पे 10⁻², यहाँ पे 1 भी तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल चार्ज 6 इंटू 10⁻², मगर यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ 3 नहीं आएगा, ये x है, तो यहाँ पे कितना होगा, इसका डबल होगा ना, तो यहाँ पे 2x चार्ज इस पे आएगा। यहाँ पे ये क्या था, क्यों टोटल चार्ज अब कितना हो गया है 6 इंटू 10⁻², अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 2 इंटू 10⁻², आगे इसका इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2x, 2 अपॉन में ये टोटल चार्ज कितना है, यहाँ बदल गया ना, क्वेश्चन चेंज है, 6 इंटू 10⁻², और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना है 1 और 2 3, तो 4 इंटू 10⁻²। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस पे चार्ज पूछा है, द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर, इस बार इस पे पूछा है 1 सेंटीमीटर वाले पे, ये स्मॉलर है ना, ये तो बड़ा है, तो आंसर क्या जाएगा, चार्ज कितना आ गया फाइनल 2 इंटू 10⁻², तो इसका आंसर क्या आएगा डी 35 का डी, सही है, ठीक है। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, खत्म हो गया ये मैं क्वेश्चन थी करता हूँ वाला टॉपिक, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला सर मैं रिकॉर्ड करूँगा, मगर मैं फॉर्मूला से नहीं करता, ओके। ये आगे अभी पढ़ाते हैं, कैपेसिटेंस है, वीडियो बड़ी बनी हुई, अगर 40 से कम मिनट होगी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। 42 हो रहा है, कर लेते हैं, चलिए ये तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी इजीली लिखाऊंगा, इसमें पी वाई नहीं कराऊंगा। कैपेसिटेंस पढ़ने आ रहे हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है उसे कहते हैं कैपेसिटर। अब पहला जो इसमें फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहा हूँ फिर से, सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू वी, मगर यहाँ पे याद रखना कि क्यू पे और डिपेंड, क्यू पे मतलब चार्ज, और ये वी क्या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे, और किस पे मीडियम पे डिपेंड करता है, कौन कैपेसिटेंस, मीडियम मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर मान लो कोई ऐसे स्फीयर है, तो इसमें कैपेसिटेंस कितना है, मान लो ये हिसाब है, तो कैपेसिटेंस कितना निकल के आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, देखो यहाँ पे इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे आर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो ये क्या है, तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, फिर क्या होगा, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज इस पे, यहाँ पे क्या था माइनस चार्ज था, यहाँ पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमें पता है, पहले तो ये बताओ इसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1, ये माइनस चार्ज ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसे, तो यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी E2, इसके बीच में डिस्टेंस D मान लो, ठीक है, तो E नेट क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये पीछे पढ़ा ही चुके हैं पहले, ठीक है। और इसके एक इंडिविजुअल की वजह से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पीछे पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो याद पे पढ़ना है वो क्या याद रखना, कैपेसिटर जो निकल के आता है वो क्या आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये याद रखना, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस निकल के आया वो क्या है एप्सिलॉन नॉट बाई डी, पहले प्लेट कैपेसिटेंस कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। अब एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, वो पहले जो यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो यू इक्वल टू इसके तीन फॉर्मूले हाफ सी वी स्क्वायर
इज इक्वल टू या तो क्यू स्क्वायर अपन में 2c या यू बाई वी बाई एक बच गई है, ठीक है ना, वो क्या होती है हाफ क्यू वी, वरना मैं भूल जाता हूँ, क्यू वी बाई 2 होता है, ऐसे याद रखूँगा, हाफ क्यू वी का हो या क्यू वी बाई हाफ क्यू वी का हो या क्यू वी बाई 2, ठीक है ना। ये एनर्जी होगी किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में, 3 फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी और भी फॉर्मूला, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला, ऊपर मिटा देगा, यहाँ लिखूँगा, अब जो लिखूँगा उस सारे पी वाई क्यू एक डायरेक्ट पी वाई क्यू से याद है, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की होती है हाफ सी स्क्वायर, 4 ऑप्शन दिया हुआ था उसमें से ये ऑप्शन सही है, ये पी वाई क्यू, ठीक है ना। अब क्या है एनर्जी डेंसिटी, इससे बहुत सारे पी वाई क्यू आए, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, ये वाला U बाई V, यहाँ पे V बोल देंगे, ठीक है ना। और ये क्या एनर्जी U इक्वल टू U बाई V इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। अब इसी से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है ना। U क्या है यहाँ पे एनर्जी, V क्या है वॉल्यूम, और इन दोनों को मिला के क्या कर रहा है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये क्या है पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी को क्या करेंगे रीअरेंज कर लेंगे, V को इधर भेज दो, वॉल्यूम हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, तो इसको क्या लिख सकते हो U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वॉल्यूम यहाँ आ गया, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो एरिया इनटू लेंथ, तीसरा फॉर्मूला लिख लो, इसी को क्या लिख लोगे वॉल्यूम, अगले फॉर्मूले में हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, ये भी पी वाई क्यू आया हुआ है। देखो एनर्जी डायरेक्ट पूछे ना कितनी एनर्जी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ऑप्शन में ये भी था, ये भी था, ठीक है ना, और दो और थे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, आंसर आएगा। जब एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। और हम इससे एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, हमें पता है, यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर होता है, पीछे पड़ गया है, इससे पी वाई क्यू आया हुआ है, उसने वहाँ पे बस डी दे रखा था इसलिए ना, तो u पूछा था कितना हो जाता है u बाई वी, ऐसी तो u बाई वी एनर्जी डेंसिटी पूछा था कितनी हो जाएगी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं v बाई आर, मगर वहाँ पे क्वेश्चन में डी था ऑप्शन में, तो v बाई डी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसका स्क्वायर है, फॉर्मूला में तो स्क्वायर कर दो, ये आया था पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, ये दोनों पी वाई क्यू हो गया। ठीक है, अब ये बेस कर रहा हूँ, हमारा तो चल नहीं रहा यार सही से, पता नहीं कभी कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, अब कैपेसिटेंस डालेंगे इसमें, इससे सबको मिटा, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। शुरू में यहाँ पे क्या था, इसमें क्या डालेंगे हम कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे, तो इसकी शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी ई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है कम हो जाती है, कैसे कितनी हो जाएगी, शुरू में ई नॉट थी, शुरू की अपॉन में के टाइम्स क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, जब क्या डालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, सी के टाइम्स हो जाएगा सी नॉट के टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। इस पे भी पी वाई क्यू है। और एक और याद रखना, क्या इस पे पी वाई क्यू है, के टाइम्स होता है इनटू में ई एम इक्वल टू के टाइम्स ऑफ इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलिए यार इसमें पी वाई क्यू क्या पूछा था, मीडियम की परमिटिविटी पूछी थी, के की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी थी,
उसमें क्या दे रखा था, सी कितना दे रखा था, फाइनल वाला कितना दे रखा था 5, फाइनल कैपेसिटेंस 30 दे रखा था, और बाद में कितना हो गया था, सॉरी बाद वाला 30 माइक्रोफैराड दे रखा था, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना दे रखा था 6 6 दे रखा था 6 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से के निकाल लिया था हमने, कितना आ गया था, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये पूछा था हमसे EM 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻12 होती है, मल्टीप्लाई कर लोगे ये आ जाएगा EM की वैल्यू PY, ठीक है ना। और इस पे कैसे PY को आते हैं इन दोनों पे, एक तो ये ऐसे आ जाएगा और एक थ्योरेटिकल आएगा, वो कैसे आता है, क्या कहेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, ठीक है, उसमें क्या किया मैंने, ऑयल को डाल दिया, मतलब कि ऑयल डाल दिया उनके बीच में, तो बताओ उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी, तो क्या होगी, घट जाएगी। जब भी क्या करते हैं हम कैपेसिटी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो डिक्रीज हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है कि सपोज करो मेरे पास क्या था, डाइलेक्ट्रिक ऑयल था, इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में, ये भी PY की, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट के बीच में पहले से ही ऑयल था, ठीक है ना। अब उसको मैंने निकाल दिया ऑयल को, उसमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में से निकाल दिया ऑयल को, इसके बीच में ऑयल था, अब ऑयल को निकाल दिया, तो बताओ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस उस क्वेश्चन में था के की 2 वैल्यू दे रखी थी, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है C/2 हो जाएगा, ये PY की, ठीक है। अब जब के डाल दिया हमने कैपेसिटेंस, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब डाला हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था D, इसका कुछ थिकनेस होगी T, जो कैपेसिटेंस डाला तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है वैसे जनरली, मगर फिर क्या हो जाएगा जब डाल दिया कैपेसिटेंस, तो D माइनस क्या हो जाएगा T, डिस्टेंस माइनस T प्लस क्या करेंगे T/K, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस का। जब क्या करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे किसके बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के, नहीं कर रहा है तो क्या होता है फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट D/D, D माइनस T प्लस T/K। इस पे वो आया हुआ है ग्राफ, क्या क्वेश्चन क्या था, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस थी, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक था K1, दूसरा डाल दिया था K2, और K2 की जो वैल्यू थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो ज़्यादा थी K1 से, ठीक है। तो ग्राफ पूछा था किसके बीच में, ग्राफ या किसके बीच में पूछा था, कैपेसिटेंस और D के बीच में पूछा था, ऐसे पूछता क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ग्राफ ऐसे बना था, तो ग्राफ कैसा बनेगा, हमें पता है जितना क्या होगा K की वैल्यू ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जितना ज़्यादा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो क्या होगा, हमें पता है जितना K2 की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घुसाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, ठीक है। तो K जितना ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। तो ये ऐसे बना रखा था ग्राफ, तो आंसर क्या था, ये तो हो गया K1 की वजह से डिक्रीज हो रहा है, K2 की वजह से डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर ज़्यादा किस में होगी, K2 की वजह से, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, हो जाएगा ग्राफ, ये भी PY को आया हुआ है। अब आओ कितना बच रहा है यार, ज़्यादा लंबी वीडियो बच गई, और रात भी हो गई, ये बात चेक कर लो कितनी देर की। चलो छोटा तो देख के ठीक है, कुछ टॉपिक का, हाँ अब ये आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद ही करना है बस। व्हेन बैटरी क्या होगी
बैटरी कनेक्टेड। और एक दूसरा केस क्या है, बैटरी क्या कर देंगे, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्टेड। ठीक है ना, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड लिखा हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, ये पैरेलल प्लेट में सो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, बैटरी। यहाँ पे क्या किया हमने, इसमें इंसर्ट क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे वी वोल्ट की बैटरी थी, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो वी को क्या कहना है, पोटेंशियल, वो क्या रहेगा कांस्टेंट। जब क्या है, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहती है, कांस्टेंट। और सब क्या हो जाता है, सी टाइम्स क्या हो, के टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि क्या होगा, एक एक करके देख के निकाल दो, सब कुछ के टाइम्स हो जाएगा। जैसे कैपेसिटेंस शुरू में सी नॉट था, तो वो क्या हो गया, के टाइम्स हो गया। फाइनल है कि इनिशियल था, ये फाइनल है, तो कितना हो गया, के टाइम्स हो गया। फोर्स भी के टाइम्स हो जाएगी, चार्ज भी क्यू टाइम्स हो जाएगा, सारी चीज़ें अब के टाइम्स हो जाएंगी। देख रहे हो, क्यू भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स, के सी नॉट, के क्यू नॉट। इसमें फोर्स भी क्या हो जाएगी, के टाइम्स एफ नॉट। और क्या बचा, यू, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ यू नॉट, मतलब के टाइम बढ़ जाएगी। जब क्या होगी, बैटरी क्या होगी, कनेक्टेड होगी तब। ये और इसमें ये कांस्टेंट रहता है, ये याद रखना है। अब क्या करना है, बैटरी क्या कर दी, डिस्कनेक्ट कर दी। यहाँ से ऐसे क्रॉस करो, हटा दी ना, तो बैटरी तो नहीं है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घुसा रहे हैं इसके बीच में। तो यहाँ पे बस क्या कांस्टेंट हो जाता है, ये दोनों, यहाँ पे क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, क्यू कांस्टेंट। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे ऐसे डायरेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाता है, चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर बस क्या होगा, अब ई क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई की, ये याद रखना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ई नॉट बाई की हो जाती है। कैपेसिटेंस चाहे ये वाला केस हो, बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, हमेशा कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाता है, के टाइम्स सी नॉट। ठीक है ना, यहाँ पे क्यू, अब यहाँ पे जितने भी सब होंगे वो सब क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यू भी क्या हो जाएगा, यू मैंने लिखा नहीं है, तो मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, लिख देता हूँ, मगर चेक करना पड़ेगा इसको एक बार, मगर उसके बाद अभी चेक कर लूँगा। ये भी क्या हो जाएगा, यू नॉट बाई के टाइम्स। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और सारे तो डिक्रीज ही हो रहे हैं, और इसमें सब कुछ इंक्रीज ही हो रहा है। जब क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, तो कैसे याद रखना, जब बैटरी कनेक्टेड होगी और उसमें क्या करेंगे, हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, तो क्या कांस्टेंट रखना है, बस वो याद रख लो। क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, और सब जितनी भी चीज़ें वो सारी क्या होगी, के टाइम बढ़ जाएंगी। जैसे फोर्स पूछेगा क्या हो जाएगा, तो के टाइम बढ़ जाएगी, एफ इज इक्वल टू के इंटू एफ नॉट। यू पूछेगा, यू बताओ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल कह रहा हूँ, यू एनर्जी क्या हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, यू इज इक्वल टू के इंटू में यू नॉट। चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू नॉट। ऐसे ठीक है ना, सब कुछ बढ़ जाएगा, बस ये दोनों कॉन्स्टेंट रहेगा जब बैटरी क्या होगी, कनेक्टेड। अब दूसरा केस है ये वाला, जब बैटरी क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, डिक्रीज हो जाएगी के टाइम्स। बस ये याद रखना है। और बाकी सब कैपेसिटेंस तो चाहे कोई सा भी केस हो, बढ़ेगा कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट। और बाकी सब चार्ज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, फोर्स भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अपने बाइक में। ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं दिक्कत यार, क्या ही करा जाए, जल्दी देखो ट्रीट करा जाए, सोना चाहिए, ये कुछ उत्तर नहीं, नो ऑल इज
कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। ये जस्ट कैपेसिटेंस मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है ना, सीरीज में और पैरेलल में जस्ट उल्टा होता है किसके, रेजिस्टेंस की। बस ऐसे याद किया करो, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो जब कैपेसिटेंस होता है इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर सीरीज में, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट। उसका उल्टा कर दो, जो रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में होता है वो सीरीज का फॉर्मूला मिल जाता है कैपेसिटेंस में। वन वन अपॉन में सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन में सी वन, इसको सी वन माइनस सी टू सी थ्री प्लस वन अपॉन में सी टू प्लस वन अपॉन में सी थ्री, ठीक है। अगर दो ही कैपेसिटेंस दे रखे होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, जैसे मान लो सी वन दे रखा था, सी टू दे रखा था, बस तो सी इक्विवेलेंट फॉर्मूला तो मेन फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। मगर इसको इजी करने के लिए, जल्दी करने के लिए क्या रहता है, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है। अब क्या करेगा, बहुत सारी कैपेसिटेंस लगा देगा, इक्वल सी सी और सी के। तो यहाँ पे क्या कर लेना, सी इक्विवेलेंट कैसे निकाल लो, डिवाइड कर लो सी जो थे अपॉन में एन, जल्दी निकालने के लिए। मेन फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसकी वैल्यू कर दी 10 10 10 सीरीज में जुड़े हुए कैपेसिटेंस, बताओ सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो 10 रखो, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी 10, कितनी बार आएगा वो 3, 10/3 आ गया आंसर, समझिए ना। इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन देगा, दो कैपेसिटेंस है सीरीज में है, इसका मान लो 5 और इसका कैपेसिटेंस 4 है, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 5 इंटू में 4 अपॉन में 5 प्लस 4, ये क्या हो गया 20/9 आ गया तुरंत। इस फॉर्मूले में टाइम लगता है इसलिए इसको बनाया, ठीक है ना। 3 फॉर्मूले हो गए। अब पैरेलल के लिए लिख लो, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे कैपेसिटेंस से बैटरी में कनेक्टेड है C1 C2, तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, एक और लगा प्लस C3, ठीक है ना। पैरेलल में क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे लगे होंगे सेम सेम कैपेसिटेंस, तो क्या कर देंगे, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सेम सेम है सी 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 सी, तो क्या हो जाएगा एन सी। जैसे कि अब इसकी जगह क्या कर दो 10 कर दो, 10 10 था कैपेसिटेंस, इसका भी 10 इसका भी 10 इसका भी 10, हमें दिख रहा है इसमें पैरेलल में हमें पता है कैपेसिटेंस में ऐड कर देते हैं, या तो डायरेक्ट ही ऐड कर दो 1 2 3 4 40, इससे भी कर सकते हो। कैसे, एन कितना 10, सॉरी एन नहीं, एन कितना 1 2 3 4 और कैपेसिटेंस कितने हैं 10 का है तो 40, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया कैपेसिटेंस भी खत्म। इस पे पी वाई को आते हैं, ठीक है। पी वाई को आते हैं इस पे, वो 1 2 3 आते हैं, एक साल में एक बार आते हैं। तो इससे आएगा, या तो स्पिन कांस्टेंट से आएगा, या तो किससे आता है, रेजिस्टेंस से, क्योंकि सारों के फॉर्मूला सेम ही, बस उल्टे होते हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है ना, इसमें और इसमें स्पिन कांस्टेंट में। ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लो, ये कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 C3 C4 C5। तो क्या रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्या कहता है, अगर C1 का रेशियो C1/C2 का रेशियो बराबर किसके आ जाता है C3/C4 के, तो ये जो यहाँ पे इसको हम लोग नहीं लेते हैं, ये बीच में कैपेसिटेंस रहता है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट C5। इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ है, वही करके दिखा देता हूँ। ऐसे नहीं दिया था, उसमें थोड़ा अलग तरीके से बनाया था, ठीक है। 6 माइक्रोफराड दे रखा था यहाँ पे, C1 6 माइक्रोफराड दे रखा था, 6 माइक्रोफराड यहाँ पे ऐसे दे रखा था ये,
6 माइक्रोफराड, यहाँ पे 6 माइक्रोफराड। तो हमें दिख रहा है C1/C2 कितना है 6/6, यहाँ पे भी C1/C2 क्या है 6/6, तो ये इक्वल आ रहा है। तो इसको निगलेक्ट कर दो, तो इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है। आंसर इसका 6 माइक्रोफराड आ जाएगा, ठीक है। ये अलग केस है, जो दिया रहता है ये इक्वल इक्वल रहता है तो क्या हो जाता है, ये तो हो गया, सॉल्व भी कर सकते हो। 6 + 6, सॉरी ये क्या हो गया 3, ये भी क्या हो गया 3, पैरेलल में हम जोड़ दो 6 आ गया, ठीक है माइक्रोफराड। ये अलग चीज़ है, ये अभी अगला लिखवाना था, ये भी बता दिया, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाता है, C इक्विवेलेंट बराबर C क्या आ जाता है, C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C के बराबर ही आ जाता है जो दिया रहता है, ठीक है। अब आ जाओ अगला पॉइंट, व्हीटस्टोन बेस का। अब जो है वो पढ़ो कैपेसिटर ब्रेक, कैपेसिटर ब्रेक, इससे भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कैपेसिटर ब्रेक, कैपेसिटर ब्रेक्स को हुआ, जो कैपेसिटर लगा होता है पंखे में कंडेंसर में, वो कब ब्रेक होता है, कैपेसिटर भी कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक है। क्यू मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाए, क्यू इक्वल टू सी, जब ये मैक्सिमम हो जाए वैल्यू तो क्या हो जाता है, कैपेसिटर ब्रेक हो जाता है। इस पर पी वाई क्यू क्या पूछा है, पी वाई बराबर 3 रजिस्टर दिए हुए थे 3 माइक्रोफराड के, उनको पता नहीं किसमें जोड़ा था, ठीक है ना, सीरीज या पैरेलल में। तो सी की वैल्यू वहाँ से आ गई थी, फिर जो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो जो भी वैल्यू आई थी, जैसे 3 कूलम आई थी, तो ये क्या हो जाता है 3 कूलम हो गया, सॉरी 3 माइक्रोफराड आ गया, तो इसको कांस्टेंट रखना, तो ये क्या हो जाएगा V/3, तो ये भी वैसे, ठीक है ना। अब जो मेन टॉपिक है वही है, ठीक है ना, जो मैं लिखवाऊंगा। सपोज करो यहाँ पे कैपेसिटर क्या है C1, कैपेसिटर इसका यहाँ पे क्या है C1, और यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे इसमें V1 है, ठीक है। ऐसे ही सेम ये कैपेसिटर क्या है C2, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी 0, ठीक है ना, V1 थी। तो जब इन्हें जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी पोटेंशियल। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, इस पे एक पी वाई क्यू आया हुआ है। क्वेश्चन क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही था, ठीक है ना। तो जब इस फॉर्मूले में रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा C1 V1 C प्लस C2 V2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो V बराबर क्या हो जाएगा C1 V1 अपॉन में C1 प्लस C2, ये पी वाई क्यू आया, ये फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। ये पी वाई क्यू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इस फॉर्मूले से तो निकाला, ठीक है। अभी इस टॉपिक की और इम्पोर्टेंट है, 4 पी वाई क्यू इससे आए। क्या करता है ना वो, ऐसे लेता है सेम कैपेसिटेंस लगा हुआ C, मतलब वो बैटरी बैटरी लैंग्वेज में लिखता है, मुझे लैंग्वेज इतना ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। ऐसे लेता है C भी है इसका कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V है, ठीक है ना। इसका कैपेसिटेंस दूसरा दे रखा है, उसका C है और पोटेंशियल यहाँ पे V है। अब दोनों को क्या कर दिया हमने, पैरेलल में क्या कर दिया, जोड़ दिया कैपेसिटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है हमसे, बताओ लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो जाती है, तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो जाती है 50%। इस पे 5 पी वाई क्यू है, सेम इसी ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 50 पी वाई 50% रहती है, मतलब कि U/2 हो जाती है, U/2 हो जाता है यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे U/2, और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है U/4 ईच पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ऐसे U शुरू में क्या था U था, और यहाँ पे क्या था एनर्जी U थी, मगर अब कितनी होगी U/2 हो जाती है,
एनर्जी U/2, तो लॉस कितना होता है 50% का। ये PYQ में ऐसे पूछा गया, एक बार ये पूछा गया लैंग्वेज में, एक बार ये पूछा गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन ईच, अब ईच कह देगा तो क्या हो जाएगा U/4 इन ईच कैपेसिटर, देखो तो क्या हो जाता है U/4, ये PYQ है। इसी पे 4 PYQ है, और ये क्या है एनर्जी रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, कितने से एनर्जी रिड्यूस हो गई, एनर्जी रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, ये PYQ, ये PYQ, ये PYQ, ये PYQ, ठीक है ना, ये जितने भी स्टॉक पॉइंट है PYQ, बस वो ये चैप्टर खत्म। और इस पे इसी टॉपिक पे अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन आया हुआ 2022 पे, सेम इसी टॉपिक पे ऐसे। ये तो थ्योरी वाली थे, मतलब थ्योरी में करना ही पड़ता है, पढ़ के बता दोगे एक क्वेश्चन तब समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन था। देखो इस पे ये सेम कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन आए हैं। क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं C1 और C2, ठीक है ना, ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, इसकी भी कैपेसिटेंस है, इसकी भी कैपेसिटेंस है, ठीक है, इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन सर्किट, सर्किट दिए हुए वैसे सो बने हुए हैं ऐसे जैसे मैंने बनाया। टर्मिनल A and B of key are connected to charge capacitor C1 using battery of EMF. V voltage now disconnected A and B, and terminal and B and C connected. Due to this, what will be the percentage of energy loss? तो हमें पता है U थी शुरू में, जब इसको जोड़ देंगे पैरेलल में, पैरेलल वर्ड यूज़ करेगा या तो ऐसे लिखेगा, ठीक है ना, लैंग्वेज में, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, शुरू में क्या थी U, अब कितनी हो जाएगी U/2, तो लॉस कितने का हो गया 50% का, तो ये पूछा लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी 50% का। एक तो ये क्वेश्चन है। अब सेम इसी टॉपिक पे वाला क्वेश्चन है, कैपेसिटर इस चार्ज में बैटरी, ये क्या है कैपेसिटर, इसको चार्ज कर रहे थे बैटरी से, तो बैटरी इज रिमूव, अब बैटरी को क्या कर दिया रिमूव कर दिया, एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज इज कनेक्टेड पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ना, पैरेलल पर डाल दिया, अनचार्ज किया और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पूछा है टोटल क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, तो टोटल एनर्जी पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछा है कितनी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, पहले कितनी थी U थी, अब U/2 है, तो कितने से रिड्यूस हो रही है, तो रिड्यूस बाय, ये डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, 50% कम होगी, तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, एनर्जी क्या होगी रिड्यूस हो गई कितने से, ये सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, एनर्जी रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 2, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये बचा, ये वाला भी क्वेश्चन। हाँ क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये रहा, इस कनेक्टेड विद द बैटरी, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर जो थी इसमें कितनी थी U थी, ठीक है, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या कर दिया गया इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, हटा के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटेंस, अब दोनों में एक ईच इसमें अलग पूछिए, ठीक है ना, एक ही में पूछिए, एनर्जी इन ईच कैपेसिटेंस तो कितनी हो जाएगी U/4, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर क्या हो जाएगी U/4। अब इस पे एक और क्वेश्चन आया है 2022 में, वो खुद से करना, ठीक है, सारे कंप्लीट हो गए चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने बताया, ठीक है ना। क्या करेगा क्वेश्चन में, कहेगा कि एक कैपेसिटेंस है, उन दोनों में बैटरी लगी हुई है, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, पैरेलल में जोड़ दिया गया है कैपेसिटर को, बताओ एनर्जी कितने से रिड्यूस हो गई है, लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो गई, तो 50% से कम होगी, U थी U/2 हो गई तो 50% कम होगी ना, या फिर
किसी को ऐसी लैंग्वेज में बोल देगा रिड्यूस बाई 2 हो गई, या फिर ईच कैपेसिटर में कितनी कैपेसिटेंस होगी, सॉरी एनर्जी होगी, तो यू बाई 4 हो गई। ये 3 वही पे होंगे सारे क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है।